नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर स्पाइस जेट विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। जानकारी ये मिल रही है कि ये विमान दिल्ली से जबलपुर की ओर जा रहा था और इसी दौरान इमरजेंसी लैंडिंग इसकी वापस दिल्ली हवाई अड्डे पर कराई गई। स्पाइस जेट के प्रवक्ता की ओर से ये जानकारी दी गई है कि फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद जब विमान 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो पायलट के केबिन में धुआं देखा गया और इसके तुरंत बाद एक बड़ा डिसीजन लिया गया और विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर टेक ऑफ करने के बाद पायलट के केबिन में धुआं देखा गया और उसके बाद स्पाइस जेट की ओर से यह निर्णय लिया गया कि विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट ले जाया जाए और वहां पर लैंडिंग कराई जाए। दिल्ली से ये विमान जबलपुर की ओर जा रहा था और आज सुबह उड़ान के थोड़ी ही देर बाद वापस दिल्ली हवाई अड्डे पर यह विमान लौट आया। और देखिए, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बिहार में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद पटना की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। बोरिंग रोड की ये तस्वीर है, जहां पर लोग जो हैं वो धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। यहां पर प्लास्टिक के सामान बेचने और उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर सरकार ने जुर्माना भी लगाया है, ऐलान भी किया गया है उसके लिए। लेकिन पटना में धावा दल के गठन के बावजूद भी आज भी धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग दुकानदार और आम आदमी कर रहा है। आज जब हमने इसका रियलिटी चेक किया तो हाथों में थैला लिए लोगों के अजब गजब का तर्क सामने निकल कर आया। कुछ लोग सरकार से ही थैले की मांग कर रहे हैं तो कुछ लोग कैमरा देखते ही शर्मिंदा होकर अगले दिन से आदत सुधार लेने की बात कह रहे हैं। प्लास्टिक बैन पर बोरिंग रोड स्थित बाजार में रियलिटी चेक किया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। 1 जून से पूरे बिहार में प्लास्टिक पर बैन लग गया है। जी हाँ, सिंगल यूज प्लास्टिक अब बिहार में बैन लग गया है और इस प्रतिबंध के बाद अगर पाए जाते हैं तो आप पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और इसे देखते हुए आज हम बाजार में निकले हैं और ये जानने के लिए कि प्लास्टिक बैन का जो असर है वो किस कदर दिखाई पड़ रहा है। प्लास्टिक बैन हो गया, आपको पता है? जी सर, पता है। पता है जी। तो बावजूद प्लास्टिक में कहा दे रहे हैं? झूला में रखेंगे। सुने ना, तो ये प्लास्टिक में ही लेके जा रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है, हमारे पास तो है नहीं कुछ झोला उला। अब झोला कोई प्रोवाइड करे तब ना होगा। तो झोला भी कोई दूसरा कोई प्रोवाइड करेगा। इन लोगों को बोलिए कि झोला अपना रखे। और आप घर से अगर लेके निकलते तो? अब घर से निकलते तो बहुत सारी बात होती, लेकिन घर से निकल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए 500 जुर्माना भी लग सकता है। वो तो सही बात है, लेकिन नियम अब क्या करें, सभी लोग करेंगे तब ना होगा। लेकिन एक बात है कि कुछ लोग जो है वो झोला लेकर के बाजार में दिखाई पड़ रहे हैं और ये एक अच्छी बात है। ये झोला लेकर के आप निकले हैं? बिल्कुल। हम लोग जब भी अगर मार्केटिंग करने के लिए निकलते हैं तो व्यक्तिगत तौर से अपना बैग झोला लेकर के ही मार्केट निकलते हैं, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा और उसकी जिम्मेदारी हम लोग पे निहित है। और ये सब लोगों को इसको ध्यान में रख करके अगर सब लोग झोला हाथ में उठा ले तो जो दुकानदार जो फल जो मंडी में जो बेच रहे हैं वो लोग भी उस माने एक्सट्रीम लाइन में आ जाएंगे। देखिए, ये एक अच्छी बात है और ऐसे एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण जो है आपको भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि घर से अगर निकलते हैं तो आप झोला लेकर निकलिए। और देखिए, कुछ और अगर दुकान पे अगर निकलते हैं तो देखिए यहाँ पे एक अच्छी बात है कि ये जो आप देख रहे हैं कि दुकान में जो सामान दे रहे हैं वो इन्होंने नियम का पालन कर रहे हैं और ये आप देख पा रहे हैं। लेकिन सर, मैडम, पॉलिथीन बैन है, ले जाइए मैडम। क्या कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब तो सब्जी वाला दिया आगे से जो क्या है कहेंगे मैम? कपड़े वाला झोला लेके आएंगे। क्या अभी बस ऑन रूट थे, डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे, बस दिखा लिया ऐसा। नहीं, लेकिन एक चीज मैडम एक चीज ये होना चाहिए शर्मिंदा कि है मिलना ना? भी बंद हो जाना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी चीज है। देने वाले अगर देंगे तब बंद नहीं हो सकती है। आपको हम लोग तो सजग होंगे ही, साथ में वहाँ से अगर बंद हो जाएगा तो जब लेकिन एक नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी भी है कि घर से 100%। तो देखिए, कुछ दुकानदार जो है उन्होंने एक अच्छी शुरुआत भी की है कि प्लास्टिक की जगह पे जो है वो नॉर्मल थैली जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रदूषण को देखते हुए देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जब घर से निकलें
तो हाथ में थैला जरूर लें, क्योंकि पर्यावरण के बचाने की जिम्मेदारी हम सबों पे है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार में मॉनसून की शुरुआत से ही अब जो बिहार वासी हैं बाढ़ के खतरे को लेकर बिल्कुल भयभीत हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि शुरुआत से ही जो सरकार है वो बाढ़ पीड़ितों की परेशानी को आसान बनाने के लिए लगी हुई है। लगातार मेडिकल टीम वहां पर तैनात है जहां पर बाढ़ पीड़ितों की संख्या काफी ज्यादा है। कटिहार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहां पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से बाढ़ग्रस्त इलाके से जुड़े सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक बाढ़ से जुड़े बीमारियों को लेकर दवा तो पहुंचा ही दिया गया है, साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग बाढ़ के दौरान बांटे जाने वाले दवाओं का किट भी तैयार कर रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा। बाढ़ के दस्तक के साथ ही सरकार और प्रशासन कई स्तर पर तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच कटिहार जो बाढ़ का रेड जोन कहा जाता है उस इलाके में एक तैयारी के तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आमतौर पर इस तरह का फूड पैकिंग की जो होता है इस तरह का तैयारी दिखाते हैं, लेकिन ये बड़ा अनोखा तस्वीर है। ये कटिहार दवा भंडार का तस्वीर है। आमतौर पर जो निर्देश दिया गया है यहाँ जो प्रवेश वर्जित है, लेकिन हम लोग अनुमति के आधार पर यहाँ तक आप पहुँचे और दिखाते हैं जो बाढ़ का मौसम में सबसे जरूरी कुछ दवा होता है, वो दवा इस तरह के ये 5 तरह के दवा है, उसको इस तरह का पैकिंग करवाया जा रहा है और जो सूखा राशन के किट जाएगा उसके साथ ये दवा के किट दिया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। हम लोग दवा भंडार का जो प्रभारी है उनसे बात कर लेते हैं। क्या किस तरह का पैकिंग हो रहा है, क्या ये दवा जो सूखा राशन सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ित को दिया जाता है उसमें हर एक किट में ये दवा का किट डाला जाएगा और दवा का किट में 5 तरह का दवा है, जिसमें पानी साफ करने वाला है, उल्टी का दवा है, बुखार का दवा है, वो जो पैर में पानी लग जाता है उसके लिए दवा है, और साथ साथ कि हम लोग ये एक निर्देश उसमें डालते हैं कि आपको कौन दवा किस तरह का यूज़ करना है, किस काम के लिए है। पर ये बेहद जरूरी विषय है। जो बाढ़ के दौरान जो जरूरी दवा है उसकी किल्लत होता है लोगों के पास, और जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ तक दवा पहुँचाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। इसको लेकर ये प्रयास फिलहाल सराहनीय दिख रहा है। हालांकि बाढ़ के समय ये प्रयास कितना सफल होगा इसकी जमीनी जायजा सामने आएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अब थोड़ी राहत भरी खबर आपको बताते हैं। गंडक नदी के जलस्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई और इसकी वजह से जो लोग बाढ़ के खतरे से बेहद परेशान थे, बेहद भयभीत थे, उनको थोड़ी राहत जरूर मिली है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि वाल्मीकि गंडक बराज से नदी में 1,02,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज लगातार किया जा रहा है। बरसात के दिनों में यह सामान्य जलस्तर माना जाता है। जलस्तर में कमी के बाद गंडक किनारे रहने वाले लोगों का जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है और लोग जो हैं वो सामान्य जनजीवन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। के जल अधिग्रहित क्षेत्रों में बारिश थमने के साथ ही गंडक नदी का जलस्तर थम गया है और धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे हैं। हम आपको गंडक नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं और ताज़ा अपडेट है कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल गंडक नदी में 1,02,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जो सामान्य माना जाता है बरसात के दिनों में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह गंडक नदी जो उफनाया गई थी और धीरे धीरे इसका जलस्तर सामान्य हो रहा है और बढ़ती धारा को देखते हुए नाव के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई थी। तो जिले में जितने जो खेतीबाड़ी के लिए जो किसान जाते थे, जो लोग जरूरतमंद लोग जाते हैं, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है और जैसे जलस्तर नीचे गिरा है उसके बाद यहाँ स्थिति सामान्य बन रही है और नाव का परिचालन भी शुरू हो गया है। अब स्थानीय किसान आसानी से अपने खेतों तक पहुँच रहे हैं और खेती कर रहे हैं। एक किसान है, उनके साथ हम जाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? कैसे पानी कम भइल बा? पानी कम भइल बा, कम हो गइल बा, तब हालात सामान्य हो गइल बा ना? वो चलता हैं, चलते नहीं बल हो ज्यादा ही बा चलते। तो अभी हालात सामान्य बा फिलहाल। पानी कम भइल बा, पानी कम हो गइल बा। तो अब देख सकते हैं कि स्थिति धीरे धीरे गंडक और निचले इलाकों में जिस तरह पानी बढ़ने के बाद तबाही मच गई थी, वो हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो गया है और गंडक नदी के आसपास निचले इलाकों में रहने वालों लोगों का जनजीवन धीरे धीरे अब पटरी पर लौट रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा।
और देखिए, भारी बारिश की वजह से बिहार में तमाम नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। लगातार जल संसाधन विभाग की ओर से ये एडवाइजरी जारी की जा रही है कि गंगा घाटों के नजदीक लोग न जाएं, क्योंकि इससे खतरनाक ये हो सकता है और आपकी जान भी यहां पर जा सकती है। पटना की गंगा घाट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से लोग अपनी जान की परवाह किए बिना नदियों में छलांग लगा रहे हैं। और लगातार इस तरह की अपील जल संसाधन विभाग की ओर से की जा रही है कि ऐसे जो नदियां हैं जो ऑलरेडी उफान पर हैं, इन नदियों के नज़दीक नहीं जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी ये भारी लापरवाही लोगों की ओर से देखने को मिल रही है। पटना में मरीन ड्राइव के बने पिलर पर चढ़कर युवा गंगा नदी में छलांग लगा रहे हैं। ये छलांग उनके लिए मौत की छलांग भी बन सकती है। लोग ये जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे गंगा में स्नान करने और स्टंट करने के चक्कर में जान गंवा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में सतर्कता यहाँ पर नहीं दिखती है। पटना के गांधी घाट की ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों में कितनी जागरूकता की कमी है। युवाओं के खतरनाक स्टंट को दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। पटना में एक तरफ जहां गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ पे जो गहरे पानी है वहाँ पे नहीं उतरे, वहीं पे एक जो खतरनाक जो तस्वीरें हैं वो देखी जा रही है और जो लापरवाहियाँ हैं लोगों को वो भी सामने निकल करके आ रही है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि देखिए, कुछ युवा जो हैं वो गांधी घाट पर अगर बताएं तो यहाँ पे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे एक खतरनाक स्टंट कर रहे हैं लोग और यहाँ पे छलांग लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो युवा हैं उसमें कुछ तैरने वाले हैं और कुछ तैरने के यहाँ पे सीख भी दी जाती है। लेकिन सीखते हुए जिस ढंग से गंगा का जलस्तर है, तैरने से मनाही की गई है, वहाँ पे ये जो छलांग आप देख रहे हैं ये किसी मौत की छलांग हो सकती है और ये खतरनाक है। इससे लगातार लोगों को बचने की बात कही जा रही है। जिला प्रशासन लगातार यहाँ से चेतावनी जारी कर रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये छलांग कहीं से भी ठीक नहीं है और ये खतरनाक हो सकता है। अक्सर ये खबरें आती हैं कि गंगा के पटना के घाटों पे कई जो युवा हैं वो तैरते हुए और इसी ढंग से स्टंट करते हुए वो हादसे के शिकार हो जाते हैं, लेकिन यह हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं कि लगातार जो युवा हैं वो किस ढंग से यहाँ पे छलांग लगा रहे हैं और यहाँ पे स्टंटबाजी हो रही है। कोशिश इस बात की है कि यहाँ पे लगातार जो है वो चेतावनी दी जा रही है और प्रशासन की टीम भी यहाँ पे होनी चाहिए ताकि ऐसे लोग जो यहाँ पे खतरनाक स्टंट कर रहे हैं उनसे रोकें, उन्हें समझाएं। और सबसे बड़ी बात है कि ये चेतावनी जो है वो घाटों पर नहीं लिखी गई है, यहाँ पे चेतावनी भी लिखी जानी चाहिए। और खुद युवाओं को ये समझना होगा कि जब बाढ़ का स्थिति हो, जलस्तर बढ़ रहा हो, वैसे हालात में ये स्टंट आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको खबर बताते हैं जहानाबाद से, जहां पर बारिश की वजह से लोगों को बेहद परेशानी का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि जहानाबाद में भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई इलाकों में बिजली गुल है, कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है। लोग बेहद परेशान हैं, आना जाना लोगों का प्रभावित हो चुका है। इसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से यहाँ पर ठप हो चुका है। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से भारी जलजमाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जोरदार बारिश ने यहाँ पर लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ा दी है। आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। बिल्कुल सड़कें जो हैं वो आपको पानी से लबालब दिख रही होंगी और लगातार जलजमाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सीवरेज ट्रीटमेंट का यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा है। अंडरपास में यहाँ पर पानी जमा है और जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। जिला मुख्यालय सहित रेलवे स्टेशन तक जाने वाले लोगों को इस अंडरपास से जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है और कई गाड़ियां पानी की वजह से बीच में ही फंस गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है। गाड़ी सब जाने के लिए ये गाड़ी भी खराब है। जी हाँ, एक गाड़ी फंस गई है, फंस गया है। काफ़ी ज़्यादा पानी। जी हाँ, अभी बहुत ज़्यादा पानी। कौन सा जगह है ये राजा बाजार बोलते हैं, अंडरपास। जी, राजा बाजार। और वहीं सीतामढ़ी की अगर बात करें तो
नदी का जलस्तर बढ़ने से बागमती नदी का जलस्तर यहाँ पर बढ़ा हुआ है और इसकी वजह से लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं। लोगों को यहाँ पर भारी परेशानी हो रही है। कई गांव में पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अपना आशियाना खुद तोड़ने को मजबूर हैं। टापू में तब्दील हो चुके हैं यहाँ पर पूरे गांव, और यहाँ गांव के लोगों के लिए जिंदगी नाव के भरोसे कट रही है, यानी कि नाव से ही उनका आना जाना हो रहा है। लोगों की परेशानी के बारे में बता रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता राकेश रंजन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड में, और रूनीसैदपुर प्रखंड का एक मंजर आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ कि यह बागमती नदी है, और बागमती नदी के इस तरफ रूनीसैदपुर प्रखंड पड़ता है, और उस तरफ तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनके आने जाने का एकमात्र जरिया नाव होता है। जब बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होती है तो नाव के सहारे कोई ऐसा विकल्प नहीं जिसके सहारे लोग नदी को पार कर सके। और आप तस्वीर देख सकते हैं, एक नाव पर कितने लोगों को सवार कराया जाता है। और सबसे गंभीर बात यह है कि पिछले लंबे अरसे से लोग यहाँ पर पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन लोगों की मांग पूरी नहीं होती है। और जब गंभीर स्थिति में कोई बीमार व्यक्ति पड़ जाता है तो उसको इसी नाव के सहारे नदी को पार कराया जाता है। तब इस नाव का जो रूप है, वो स्वरूप है, वो बदल जाता है, और यह नाव एम्बुलेंस का रूप धारण कर लेता है। परेशानी हम लोग पुल का मांग करते हैं, बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। मांग पूरा किया जाए। सर, यहाँ पर जितनी कठिनाई हम लोग सहते हैं, बयान करें तो शब्द कम पड़ जाएगा, क्योंकि हर तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है, चाहे बीमारी से हो या फिर राशन पानी, हर चीज के लिए। यहाँ से डीलर के यहाँ भी लोग राशन लेने के लिए जाते हैं तो इस नाव से ही पार होकर के निकलना पड़ता है। तब से लोग यहाँ के 10 गांव के लोग यह परेशानी झेल रहे हैं। हर साल कोई ऐसा साल नहीं है कि जो 1-2 आदमी डूब करके यहाँ पर हादसा न होता हो। बगैर नाव के कोई उपाय नहीं है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं लोगों के पास कितना ज्यादा कष्ट है, और इस कष्ट के बीच लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास जीने का कोई जरिया नहीं है। नाव ही एकमात्र सहारा है, वो भी नाव सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। आम लोग जो है, जो यहाँ की लाखों की आबादी है, उनके द्वारा इस नाव की व्यवस्था की गई है, जिसके जरिए लोग आवागमन पूरी करते हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और देखिए, मॉनसून के आते ही रांची के रिम्स अस्पताल की जो हालत है वो दयनीय हो चुकी है। रिम्स अस्पताल में, जैसा कि आप सभी को पता है कि रिम्स में बेड की कमी है, और इस वजह से जो मरीज हैं वो बरामदे में रहते हैं, और इस वजह से भारी बारिश होती है। और भारी बारिश होने के कारण जो बरामदे में जो मरीज ठहरते हैं वो बिल्कुल भीग जाते हैं। आप समझिए कि जब कोई मरीज अस्पताल में इलाज कराने आता है और वो इस तरह की परेशानियों का सामना करता है तो वो कितनी दयनीय हालत है रिम्स जैसे बड़े अस्पताल की अगर हम बात करें तो। और मॉनसून आते ही रिम्स अस्पताल में अफरा तफरी मच चुकी है। बरामदे पर इलाजरत मरीज बेहद परेशान हैं। हालात ऐसे होते हैं कि कई क्रिटिकल मरीज बारिश के पानी में पूरी तरह से भीग जाते हैं। कई मरीज खुद लड़खड़ाते पैरों से अपने बेड के आसपास पोछा भी लगाते दिखते हैं, झाड़ू भी लगाते नजर आ जाते हैं। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की हालत देखिए। मरीजों को प्लास्टिक से किसी तरह बारिश की पानी से बचाया जा रहा है। बता दें कि कई क्रिटिकल मरीज भी हैं जो यहाँ पे जमीन पर भर्ती हैं। अस्पताल का 3रा माला है ये, और कई मरीज हैं जो कि अंदर वार्ड में है, बेड नहीं मिलने के कारण बाहर भर्ती है। बता दें कि 2 तरीके के मरीज है। जो भी सक्षम है वो खुद खड़े होकर बारिश से बच पा रहे हैं, जो सक्षम नहीं है उन्हें किसी तरह लाचारी में गीला होना पड़ रहा है बारिश में। उनके परिजन है, देखिएगा आप खड़े हैं प्लास्टिक लेकर कि उनको बारिश से बचाया जाए। जान बचाने आए, फिर बारिश से भी बचाना पड़ रहा है। ये हालात है यहाँ पर। तकलीफ कैसी हो रही है? तकलीफ बहुत हो रही है। हम लोग का खाना पीना का कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। और देखिए खड़े रहेंगे प्लास्टिक लेकर? हाँ, कब तक खड़े रहेंगे? आधा घंटा तक खड़े हैं, अभी तक बारिश हो रही है। यहाँ पूरा खुला बरामदा है, देखिए कहीं बेड नहीं मिल रहा है। आप लोगों का ना कभी नहीं आता है कोई पूछने के लिए, कोई देखने के लिए नहीं आता है। बेड व्यवस्था की लगातार बात की जाती है पर अब तक लागू नहीं किया गया है, जिसका मतलब ये है कि जहां भी बेड खाली हो वहां पर मरीजों के लिए उस बेड को इस्तेमाल किया जा सकता है, पर इसका अभी तक लागू रिम्स प्रबंधन ने इसको अस्पताल में नहीं किया है, जिसका जो भुगतान है ये मरीज चुका रहे हैं बाहर। इस तरीके से पर मिनट चुनौतीपूर्ण इनके लिए 1-1 मिनट गुजर रहा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।
और देखिए, झारखंड में राजभवन के बाहर पिछले 61 दिनों से राजेश नामक एक दिव्यांग धरने पर बैठा है। वजह यह है कि राजेश को राज्यपाल रमेश बैस से शिकायत करने की सजा मिली है। दरअसल आपको ये जानकारी देते चले कि 15 अगस्त 2021 को राज्यपाल रमेश बैस के दुमका दौरे के दौरान राजेश ने लंबित वेतन का भुगतान नहीं होने की शिकायत की थी। राजेश कुमार ने न्यूज 18 के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई है। राजेश कुमार से बात की न्यूज 18 से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। राजधानी रांची में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच राजभवन के बाहर एक दिव्यांग युवक पिछले 61 दिन से, मतलब 61 डेज मैं बोल रहा हूं, ये लगातार धरने पर बैठे हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि राजेश जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर आपको ये धरने पर क्यों बैठना पड़ा और ऐसा आपने क्या कर दिया जिसकी वजह से या सरकार ने ऐसा आपके साथ क्या किया कि आपको यहाँ आना पड़ा है? सर, मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में पढ़ा रहा था। 1 वर्ष से अधिक समय तक मैंने वहाँ सेवा दिया और मुझे पैसा नहीं मिल रहा था। मैं नेट क्वालिफाई किया था, उसके बाद मुझे वहाँ पढ़ाने के लिए बुलाया गया था विभागाध्यक्ष की ओर से। और कौन बुलाए थे? विभागाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर टीपी सिंह थे। और उन्होंने बुलाए थे। कौन सा विषय को पढ़ाने? अर्थशास्त्र विषय पढ़ाने के लिए। और उसके बाद मुझे पैसा नहीं मिल रहा था, तब मैंने महामहिम से भेंट किया 15 अगस्त 2021 को, और इन्होंने वीसी मैडम को बुला के आदेश दिए कि इसे पैसा दिया जाए, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला और मुझे वहां से हटा दिया गया। इनसे शिकायत करने का परिणाम यह हुआ। आप रमेश बैस जी से मिले, राज्यपाल महोदय से, तो आपको हटा दिया गया काम से? जो आप पढ़ा रहे थे वहाँ से हटा दिया गया? हाँ सर, वहाँ से हटा दिया गया। मुझे फिर दोबारा पढ़ाने का अनुमति नहीं दिया गया, मुझे हटा दिया गया। और मैं 3 बार यूनिवर्सिटी में अनशन भी किया। अंतिम बार जब मैं अनशन कर रहा था तो मुझे वहाँ से घसीट कर निकाल दिया गया और मैं बाहर में ही अनशन जारी रखा। और 13 अप्रैल को दुमका गए हुए थे दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए महामहिम, तो उनसे मैं भेंट करने के लिए जैसे ही राजभवन पहुंचा, मुझे वहां पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और मुझे दिन भर टाउन थाना में बैठा के रखा गया। और इस तरह से मुझे फिर दोबारा वहां भेंट नहीं करने दिया गया महामहिम से। और जब वहां से मेरा काम नहीं हो पाया, तब मैं रांची आया हुआ हूं। 3 मई से मैं लगातार धरना पर दिन रात बैठा हुआ हूं। और राजेश भाई, हम आपको रोक रहे हैं, तो आपका जो आप बोल रहे नेट क्वालिफाई किए हैं, आपका सब सर्टिफिकेट सही है ना? सब कुछ तो सही है कि नहीं? क्या उस पर भी कोई आरोप लग रहे हैं कि आप सही नहीं है इसलिए आपको हटा दिया गया? सर तो नहीं सर, मैं 2 बार नेट क्वालिफाई किया हूं, उसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। निवेदन है, नम्र निवेदन है कि मुझे रखा जाए, वहां से हटाया नहीं जाए। इतना सारे पोस्ट खाली हैं यूनिवर्सिटी में और मैं चाहता हूं कि मुझे नहीं हटाया जाए। मैं 70% दिव्यांग हूं। यदि मुझे हटा दिया जाएगा तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। मुझे बेरोजगार नहीं किया जाए। सिर्फ इसलिए उनको हटा दिया गया क्योंकि इन्होंने राज्यपाल से शिकायत की थी कि इनका पैसा 1 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी नहीं मिला था, और उसी की सजा मिली कि आज उन्हें उस विश्वविद्यालय से हटा दिया गया और आज 61 दिन से वो यहाँ धरने पर बैठे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।